नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में सियासी दलों का सबसे बड़ा इम्तिहान। 27 सीटों के उपचुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने मैदानी तैयारी मजबूत करने समय रहते उतार दिए खिलाड़ी। उपचुनाव वाली 15 सीटों पर कांग्रेस ने आज किया उम्मीदवारों का ऐलान। जिन सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं उनमें ग्वालियर चंबल की वो 9 सीटें भी शामिल हैं, जहां कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के हुए सिंधिया समर्थक पिछले 5 महीनों से चुनावी तैयारी में जमीन आसमान एक किए हुए हैं। इनमें कैबिनेट मंत्री इमरती देवी को उनके समधी सुरेश राजे देंगे टक्कर। दोनों की सियासी रंजिश 2013 से। हालांकि 2018 के चुनाव में समधी जी ने समधन इमरती देवी के प्रचार का जिम्मा संभाला था। दूसरी अहम सीट ग्वालियर। यहां बीजेपी उम्मीदवार प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुकाबले में कांग्रेस ने सुनील शर्मा को उतारा है। कभी सिंधिया के कट्टर समर्थक रहे सुनील शर्मा को क्या सिंधिया का साथ छोड़ देने के इनाम बतौर मिला है टिकट? बाकी ग्वालियर सीट के 35,000 ब्राह्मण वोटर पर भी है कांग्रेस की निगाह। भांडेर और बमोरी सीट पर पहले से तय माने जा रहे फूल सिंह बरैया और कन्हैयालाल अग्रवाल यानी केएल अग्रवाल के नाम पर ही मोहर लगी है। और सांवेर में नाम के ऐलान के पहले से उम्मीदवार की तरह पेश आ रहे प्रेमचंद गुड्डू ही तुलसी सिलावट के मुकाबले में हैं। लिहाजा इस नाम में किसी को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। 15 सीटों पर घोषित किए गए नाम कांग्रेस के कई दौर के सर्वे का नतीजा है या कमलनाथ की निजी पसंद? सवाल अब यह नहीं है। सवाल यह है कि इनमें से कितने उम्मीदवार कांग्रेस की उम्मीद बन पाएंगे। शब्द पर गौर करिएगा। सवाल यह है कि इनमें से कितने चेहरे बीजेपी को टक्कर कड़ा मुकाबला देने लायक देंगे। वैसे बीजेपी कह रही कि बिकाऊ और टिकाऊ के नारे पर चुनाव मैदान में उतरी कांग्रेस ने टिकने वाले उम्मीदवार नहीं उतारे। तो आज एमपी की सबसे बड़ी सियासी खबर पर सबसे बड़ी बहस और सवाल। चुनावी दंगल में उतरे खिलाड़ी, कहां कितनी तैयारी? सवाल उठ रहे हैं तो जवाब तो देना होगा, लेकिन आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं अपने हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो कौन कौन लोग हैं। अगले 20 मिनट में हम 15 विधानसभा सीटों का ओवरव्यू करेंगे। कहां चुनौती, कहां टक्कर, कहां कौन ताकतवर और कौन है कमजोर कड़ी। हमारे साथ जो मेहमान हैं सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। दूसरे मेहमान उमाशंकर गुप्ता हैं, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, ये भी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत है विजेंद्र जी, उमाशंकर जी का। और तीसरे मेहमान है हेमंत शर्मा, ये पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, इंदौर से हमारे साथ हैं। हेमंत जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं विजेंद्र जी से, क्योंकि आज का दिन तो उन्हीं का है। विजेंद्र जी, इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ, मेरी लगभग 25 साल की पत्रकारिता हो गई, मैंने शायद मेरे सर्वोत्तम संज्ञान में ये पहला मौका देखा है कि चुनाव घोषित नहीं हुआ, कैंडिडेट घोषित हो गए। क्या वजह है सर इसकी? दुबे जी, पहले तो आप ये बताओ कि हर चैनल के ऊपर केवल गुप्ता जी उपलब्ध क्यों हो रहे हैं और सब मैदान कहाँ छोड़ के चले गए? और उधर दोस्त हैं आपके बहुत अच्छे। और विजेंद्र सिंह जी उधर क्यों हैं? तो ये जरा हाँ तो वो लगता हम बने और तुम बने एक दूसरे के लिए। खैर, आवाज हमारी पलट के आ रही है। चलिए दुबे जी, पलट के आवाज आ रही है जी, बोलिए। आपकी आवाज साफ आ रही है। चलिए जरा आज जो है, अभी तक हमारे मित्र लोग बड़े परेशान हुआ करते थे और जिनको आज ये महिमा मंडित कर रहे हैं, जिनको बिल्कुल पलक पावड़े बिछा के अपने साथ ले रहे हैं और टाइगर को एक ही इस जंगल में 2 टाइगरों को लिया है। तो जिस टाइगर की वजह से चाहे हिरन हो चाहे दूसरे हो, किसी को कुछ खाने को ही नहीं मिलता था, उनका नंबर ही नहीं लग पाता था, जबकि मैदान के ऊपर बड़े मजबूत लोग थे। आम जनता के साथ जमीनी हकीकत में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले लोग, लेकिन वो चूंकि एक वजह से उनको टिकट नहीं मिल पाता था। तो आज पहली बार ग्वालियर चंबल स्वतंत्र हुआ है और मैदानी जो हमारा कार्यकर्ता है उसको हमने टिकट देने का काम किया है और जहां अच्छे लोग थे उनको भी हमने चुनिंदा लोगों को टिकट देने का काम किया है। ये वही हमारे मित्र लोग हैं जो कहा करते थे कि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार नहीं है,
और हमने एक दो बार कहा तो इन्हें लगता था अरे कांग्रेस के पास एक नहीं, हर सीट के ऊपर 10-10 उम्मीदवार हैं, हमें चयन करना मुश्किल हो रहा है कि उस काबिल सब हैं, इसमें से अच्छे काबिल को कहां से लाएं। और आज 15 नाम हमने घोषित कर दिए। एक बात से मैं जरूर थोड़ा सा सहमत नहीं हूं दुबे जी, आपने कहा कि मैं ये देखूंगा कि कौन लोग हैं जो बीजेपी को टक्कर देंगे। अब ये भाषा पलट लीजिए, आप ये देखिए कि भाजपा में कौन है जो कांग्रेस और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को टक्कर देंगे, क्योंकि ये चुनाव भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की आम जनता के बीच में चुनाव है, जिसके साथ विश्वासघात हुआ है, जिसके मतों को बेचा गया है, जिसके साथ जो है गद्दारी की गई है, उसके साथ चुनाव है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के ये जो बिकाऊ माल है, ये किसको टक्कर देगा, आपको कौन इनमें टक्कर लेने लायक है बीजेपी में। आप इस भाषा को अगर पलट लेंगे तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश के लोगों को शायद अच्छा लगेगा। तो ये तो हालांकि आपसे शायद सुनने में चूक हो गई विजन जी, मैंने कहा था जनता देखेगी, मतलब जनता देखेगी कि कौन ताकतवर कौन कमजोर। एक बार उमाशंकर जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि उसी बात का सिरा पकड़ के जाऊंगा जो सिरा पकड़ाया विजयन जी ने। उमाशंकर जी, बहुत दम से आपकी पार्टी के तमाम लोग ये बात कहते थे कि इनके पास तो लोग ही नहीं है, ये तो खत्म है खेल इनका, इनको तो ढूंढे नहीं मिल रहे कैंडिडेट, और ये इलेक्शन अनाउंस होने से पहले इनने 15 सीट अनाउंस कर दिए। आपकी टिप्पणी उमाशंकर जी। देखिए दिवे जी, इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार लगभग पहले से ही तय हैं और हमने बहुत पहले से ये उम्मीदवार तय कर रखे, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के हम लोग कहते थे कि इनको ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। पहले तो दोनों ही पार्टियां बाद में डिक्लेयर करती थी, तो हमारे उम्मीदवार तो बहुत पहले से तय हैं, एकदम निश्चित हैं। और अभी जो आज कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किए हैं, अब उसमें से भी जो बृजेंद्र सिंह जी आदरणीय जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उनके साथियों के लिए, मैं तो नहीं करूंगा अपने साथियों के लिए, कि जो हमें छोड़कर कांग्रेस में गए उनके लिए बृजेंद्र सिंह जी क्या शब्द कहेंगे, कि आखिर उनको जनता क्या देखेगी। मेरा ये कहना है कि जनता सबको देख रही है, कांग्रेस को भी बीजेपी को भी, और 15 महीने का कांग्रेस का कुशासन भी जनता ने देखा है। और आप ये देखिए कि आखिर क्यों इन सब लोगों को कांग्रेस में विधायक और मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, उनको कांग्रेस छोड़ना पड़ी। ज्योतिरादित्य जी को क्यों कहना पड़ा कि मैं सड़कों पे आऊंगा अगर जनता का काम नहीं हुआ, और आप इतने अहंकार में थे जो अभी भी दिख रहा है कि आप चले जाइए सड़कों पर, और अभी भी ये कहना, इसका मतलब आप क्या कर रहे थे। 47 में देश आज़ाद हुआ, 52 से चुनाव शुरू हुए, और तब तक फिर अभी तक आपने ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को गुलाम बना के रखा था। सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य जी तो अब हमारे साथ आए हैं, इसके पहले तो आपके साथ ही थे। तो आप अगर उनकी बात सुनते थे, उन्हीं की मानते थे, तो उन्हीं की गुलामी करते थे, वो जनता को गुलाम बना के कर रखा था। तो आपने जनता के साथ धोखाधड़ी की है, और इसलिए जनता ये सब समझती है। जनता बारीकी से देख रही है कि कौन सी सरकार हमें बेहतर सुविधा दे सकेगी, शिवराज की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार या कांग्रेस की कमलनाथ सरकार। तुलना करने के लिए वर्तमान मतदाता को भी आज बड़ा स्पष्ट उनके सामने दोनों का काम है, और उसके आधार पर जनता मन बना के बैठी है। हम हवा में बातें कुछ भी करते रहें, उम्मीदवार 15 डिक्लेयर किए हैं और आप 12 कर दीजिए, 27 उम्मीदवार चुनाव मैदान में लड़ेंगे, और चुनाव की तैयारी में मुझे लगता है कि अब जनता सब देख रही है और वही फैसला करेगी। और जो आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि कौन किसको टक्कर देगा, कौन चित रहेगा, ये जनता बड़ी बारीकी से मध्य प्रदेश की करती है। बिल्कुल, मैंने जनता ही शब्द इस्तेमाल किया था, हालांकि शायद विजन जी को कुछ थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। हेमंत शर्मा जी हमारे साथ हैं, मालवा के बहुत, मतलब मध्य प्रदेश के, देश के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। क्योंकि इस वक्त इंदौर में हैं तो मालवा को बेहतर समझते हैं, मालवा के मसले पे उनसे बात करेंगे। हेमंत जी, इंदौर, हम बात करें सांवेर की, हाट पिपलिया की बात करें, मान लीजिए दोनों जगह की, तो सांवेर और हाट पिपलिया आपको लगता है कि कांग्रेस का जो चयन है वो बहुत बेहतर है, या वहां पर रोचक होगा इलेक्शन, या विजयन जी के शब्दों में बिल्कुल एक तरफा ही हो जाएगा, कांग्रेस लेके चली जाएगी पूरा?
नहीं, कुछ भी एक तरफा नहीं हो रहा है। मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूं। जो लग रहा है आज जो सूची आई है, इसके बाद एक चीज स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो अपने सबसे बेहतर जो कैंडिडेट हो सकते थे, चाहे वो सामेर में प्रेमचंद गुड्डू हो या वहां पर बघेल हो, वो एक अपना बेस्ट जो कैंडिडेट हो सकता था वो कांग्रेस ने दिया है। और इससे ये तय है कि चाहे वो सामेर हो, चाहे वो यहाँ हो, हाटपिपलिया हो या इवन आगर हो, ये तीनों जगह पे मुकाबला अच्छा होगा, फाइट अच्छी होगी, ये बिल्कुल तय बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, जिनको पॉलिटिकल एनालिस्ट हम कह सकते हैं, वो तमाम लोग कहते हैं कि प्रेमचंद गुड्डू कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं कांग्रेस के लिए, क्योंकि उनका जो इंप्रेशन है वो दल बदल का है। देखिए, गुड्डू जब किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, तो उनके साथ अपना एक वेटेज होता है। वो वेटेज अच्छा भी है और बुरा भी है। वो अपने साथ एक अच्छाई का थैला लेके चलते हैं और एक बुराई का थैला भी लेके चलते हैं। तो मैं जैसा कि मैंने कहा, बड़े नेता हैं, सांसद रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, पार्टी में, संगठन में बड़े पदों पर रह चुके हैं। और तुलसी सिलावट के सामने मुझे लगता है कि उनसे अच्छा कैंडिडेट कांग्रेस के पास कोई दूसरा नहीं हो सकता था। जो फाइट गुड्डू दे सकते हैं तुलसी सिलावट को, वो फाइट कोई और नेता कांग्रेस का नहीं दे सकता। लेकिन अभी ये कहना कि गुड्डू उसको कोई क्लीन स्वीप कर देंगे या बहुत अच्छी स्थिति में होगी, वैसा मामला नहीं है। ये सारी सीटों पर, मालवा की मैं सारी सीटों की बात कर रहा हूं। अब जैसे बदनावर सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट है, कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि राजवर्धन सिंह जो सिंधिया जी के सबसे नजदीकी लोगों में से हैं, वो वहां चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तक कांग्रेस के पास वहां कोई कैंडिडेट नहीं है, ये एक बड़ा मामला है। सुवासरा एक और कैंडिडेट है डंग के सामने, वहां उनके पास, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है। तो ये वो सीटें हैं जहां अभी भी कांग्रेस को बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। इन सीटों पे आज की स्थिति में आप देखें तो 80 to 90% बीजेपी के फेवर में। सामेर आप मान सकते हैं कि सामेर 50-50 पे खड़ा हो सकता है, लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं। अभी 60%, 60-40 का आप रेशो बीजेपी के फेवर में नजर आ रहा है। हाटपिपलिया की अगर बात करें तो हाटपिपलिया में मामला खाती समाज का ज्यादा महत्वपूर्ण मामला है। खाती समाज जो अभी तक वहां 50% वोटिंग जो है वो बीजेपी के फेवर में करता आया था, अब हो सकता है कि वहां 80% वोटिंग हो। वो एक जो प्लस जाना है वहां हाटपिपलिया में बीजेपी के फेवर में। तो अब ये चूंकि उन्होंने वहां एक ठाकुर कैंडिडेट दिया है, तो किस तरीके से अब वहां के रिजल्ट आएंगे, ये अब बड़ा देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि अब वहां जो है वो कहीं ना कहीं एज थोड़ा सा बीजेपी को मिला है। ये 3 सीटें जो हैं वो इनका, लेकिन निश्चित तौर पर सामेर एक ऐसी सीट है, चूंकि सामेर इंदौर को भी प्रभावित करती है, सामेर इंदौर को प्रभावित करता है, क्योंकि दोनों जो नेता हैं वो दोनों रहते इंदौर में हैं। दोनों इंदौर से जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, रोज दोनों सुबह निकलते हैं चुनाव की सारी तैयारियां करने के लिए, इंदौर से जाते हैं सामेर। तो सामेर एक ऐसी सीट है कि जहां हर तरीके से, जहां एक तरफ बीजेपी पूरे अपने काडर के साथ, अपनी ताकत के साथ, जिस तरह बीजेपी हमेशा चुनाव लड़ती है वैसे लड़ रही है, गुड्डू का अपना एक धनबल से चुनाव लड़ने का एक अपना तरीका है, एक अपना दमदारी के साथ चुनाव लड़ते हैं जिसको कहा जाएगा। तो एक जो अगर सामेर की बात करें तो एक बड़ा रोचक मुकाबला जो है, मुझे लगता है कि मालवा में इस समय सामेर में जो देखने को मिलेगा वो शायद मालवा में और कहीं देखने को नहीं मिले। एक बार बिजन जी का रुख कर रहे थे। बिजन जी, ये हेमंत शर्मा जी बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, ये भी एनालिसिस इसी तरह का कर रहे हैं। हम भी दिन से, जब से आपकी लिस्ट जारी हुई है, हम इसकी चीरफाड़ कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, चल रही इसी की बातें है कि चीरफाड़ करें। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी से आए, आपके यहाँ अभी आए 31 मई 2020 को, फिर आप देखिए कि KL अग्रवाल अभी आए आपके यहाँ, फिर आप देखिए कि मुरैना दिमनी सीट से रविंद्र सिंह तोमर, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सब जगह होते होते फिर आपके पास आ गए। अंबा की सीट का भी हम बात करें, BSP प्रदेश अध्यक्ष रहे, फिर आपके पास आ गए ये लोग। तो ये जो हेमंत जी की बात को ही आपके तरफ लेके जाऊं कि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो सबसे बेहतर हो सकता है वो किया, तो फिर आप अगर बिकाऊ और टिकाऊ कहते हैं तो आपके यहाँ भी तो आए हुए लोग हैं ना साहब, मतलब ये आपके मूल कांग्रेसी लोग नहीं है जितने नाम मैंने गिनाए। नहीं, देखिए, विचारधाराओं की बात अलग है और बिकाऊ टिकाऊ की बात अलग है। हमारे साथ जो आए हैं, कोई हमारे पास पद नहीं दिया हमने उनको कि हमने उनको मंत्री बना दिया या हमने राज्यसभा सदस्य बना दिया या हमने उनको कोई सीधे सीधे सुविधाएं दे दी। वो हमारे पास देने को कुछ नहीं था, देने को था दूसरे पक्ष में। तो इसलिए वो बिकाऊ टिकाऊ या वो बात उसके ऊपर लागू होती है। शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी बात को
कोई चैलेंज नहीं कर सकता, काट नहीं सकता। लेकिन मैं दो बातों से सहमत नहीं हूँ। नंबर एक, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई वहाँ पे मंदसौर में कोई कैंडिडेट नहीं है ढंग के साथ। एक नहीं, हमारे पास 5 कैंडिडेट वहाँ पर हैं और हमें चुनाव करना मुश्किल हो रहा है। हाटपिपलिया की अगर हम बात करें, आपने कहा कि खाती समाज का चूंकि बहुत ज़्यादा वोट है इसलिए वहाँ जो है वन साइडेड 80% होगा। इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि देखिए, पहली बात तो केवल जाति से कोई चुनाव नहीं जीतता है। मैं जहाँ चुनाव लड़ता हूँ मेरी जाति का मात्र 5000 वोट है, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश की एक ही सीट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है। इसके अलावा लगातार मैं वहाँ से जीत रहा हूँ, कई 2-2 विधानसभाओं पर जीत रहा हूँ जिसमें 4000 का वोट है। और जहाँ तक हाटपिपलिया का सवाल है, बघेल साहब 3 बार तो हमारे साथ ही एमएलए रह लिए, तो वो अगर जीत रहे थे तो किस गणित से जीत रहे थे? तो ये अपना एक व्यवहार होता है, अपना काम होता है जिस दल के ऊपर लोग जीतते हैं, केवल जाति का आधार। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरा, हमारे मित्र गुप्ता जी ने कहा कि जो है ये मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन निर्णय करेगी, दोनों का काम देखेगी। इस बात से मैं निश्चित रूप से सहमत हूं कि काम के आधार पर होगा। एक काम वो केवल जो 1.5 साल में 12 महीने बल्कि 11 महीने का समय मिला, उसमें हमने बच्चियों की शादी का 51,000 रुपए किया। कर्जा माफी का काम हमने किया, पूरा नहीं हो पाया लेकिन 80% हमने किया और करने वाले हम थे। अब बेरोजगार जो हैं उनको 19,000 लोगों को हमने काम देने का काम किया। इसके बाद आप देखिए, जो निराश्रित वाले थे उनका हमने पैसा दुगना किया। 100 रुपए में 100 यूनिट देने का काम हमने किया। एक नहीं, अनेकों पर्यटन के क्षेत्र में हमने बहुत काम किए। तो एक नहीं, अनेकों ऐसी योजनाएं थी और खासतौर से निवेश को लाने की योजनाएं थी जिससे मध्य प्रदेश विकास के रास्ते पे जाता है। सर, ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो पूछ लेता हूँ और एक सवाल और पूछ लेता हूँ। स्क्रीन पे दिख रहे हैं बिसाऊ लाल, मेरी जानकारी के मुताबिक 40 साल से ज्यादा वक्त उनको हो गया दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी मंत्री रहे। विजय जी, एक सवाल ले लीजिए। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में भी मंत्री रहे, 40 साल से ज्यादा का कैरियर हो गया और बल्कि बहुत ज्यादा हो गया होगा। उनके मुकाबले नया बिल्कुल लड़का आपने मैदान में उतारा, जिला पंचायत सदस्य या कुछ अध्यक्ष जो भी हैं वो हैं। फिर उसके अलावा जो बात की जा रही है कि भाई बाकी के जो कैंडिडेट हैं बहुत सारी जगह, वो ये है कि उन्हें कांग्रेस में ही ग्राह्यता उस तरह की नहीं, इन्हें भी होल्ड कर लिया आपने। सिकरवार, सतीश सिकरवार वाला जो मामला है वो, मैगांव में प्रेम, वो जो आपके चौधरी राकेश सिंह, उनका लगभग डन माना जा रहा था, वो होल्ड कर लिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार थोड़ा आप इस पर विश्लेषण ठीक कर दें, फिर उमाशंकर जी का तरफ रुख करेंगे। मेरा जवाब नहीं हो पाया था पूरा, अगर 2 मिनट सुन लें उसको तो वो मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाया था। दूसरा पहलू जी बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बोलिए। एक तरफ ये काम था, दूसरी तरफ जो है वर्तमान जो सरकार, हाँ, ये जो है 2.25 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का इन्होंने कर्जा 15 साल में लिया था। 15 साल के हालात ये थे कि आज स्वास्थ्य सेवाएं हमारे पास है नहीं। अभी 6,500 करोड़ का कर्जा भी हाल ले लिया। ऑक्सीजन हम देने की स्थिति में नहीं है। जो खरीदी हो रही है आपको भी पता है 3 गुने रेट के ऊपर, बल्कि अभी के कोरोना माफिया जो है वो सक्रिय हो गया। शराब माफिया हो, रेत माफिया हो, चारों तरफ लूट बची हुई है। तबादले जितने 1.5 साल में हमने नहीं किए, जितने इन्होंने 3 महीने में करके दिखा दिए। तो ये जो मतलब कोई पूछने ही वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री जी हमारे शिवराज सिंह जी इतने भले भोलेपन से बात करते हैं और कमलनाथ जी को कहते हैं कमलनाथ जी नहीं, वो तो बोरानाथ हो गए हैं। ये एक मध्य प्रदेश के सीएम की साली, हम चाहें तो हम भी कह सकते हैं कि बोरानाथ नहीं, टंकीनाथ हो गए हैं। लेकिन ये भाषा मैं समझता हूं इससे बचना चाहिए। मुख्यमंत्री का पद बड़ा गरिमा वाला और बड़ा पद होता है। कमलनाथ जी भी ऐसे नेता हैं कि 40 साल में उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के सबसे सीनियर सांसदों में वो गिने जाते हैं और दुनिया में उनका नाम है। दूसरे मेहमान को रोक कर लेता हूं। अब जो मैंने जो पूछा था वो सवाल अब मैं उमाशंकर जी की तरफ लेके जाऊंगा। विजय जी माफ कीजिए, वक्त दो सबको बराबर देना मेरी एक जिम्मेदारी है। उमाशंकर गुप्ता जी का रुख कर लेता हूँ। उमाशंकर गुप्ता साहब, वही सवाल जो मैंने विजय जी से पूछा, उनका एक पहला सवाल बाकी रह गया इसलिए वो जवाब नहीं दिए। बिसाऊ लाल सिंह इतने लंबे वक्त से सियासत कर रहे हैं, मतलब 40 साल तो मेरी जानकारी हो गई जब से मैं स्कूल कॉलेज के दिनों से उन्हें देख रहा हूं करते हुए। उनके मुकाबले बिल्कुल नया चेहरा उन्होंने उतार दिया। बाकी जगह महगांव अभी तक होल्ड करके रख लिया, सतीश सिकरवार शामिल करा लिया ग्वालियर से, उसका अनाउंस नहीं किया। कैसे देखते हैं उमाशंकर जी इस पूरे होल्ड करने को और एक नए चेहरे की एंट्री को?
प्रवीण जी, बृजेंद्र सिंह जी स्वीकार नहीं करेंगे, करना भी नहीं चाहिए इस डिबेट में, कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि कांग्रेस जिनके भरोसे इन क्षेत्रों में राजनीति करती थी, ग्वालियर चंबल संभाग में विशेषकर सिंधिया जी के सहारे ही उसकी राजनीति चलती थी, और इसको स्वीकार सही करना, अगर सही कोई करेगा कि केवल सिंधिया जी का चेहरा ही सामने रखकर वहाँ चुनाव लड़ा जाता था, ऐसे ही विसाख सिंह जी का मामला हो या तुलसी सिलावट जी का, इनके सबके कांग्रेस के चेहरे हैं। क्योंकि कांग्रेस कोई एक दल नहीं बचा है, व्यक्तियों का समूह हो गया है। आज हालत जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष तक तय नहीं हो पा रहे, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। तो ये चेहरे जो इनको ढूंढने में तकलीफ हो रही है। अब आप एक तरफ कहते हो कि आपके यहाँ कोई आता है तो बिल्कुल 100% माल है, और भारतीय जनता पार्टी में कोई मंत्री पद छोड़ के आया तो वो बिकाऊ माल है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर भारतीय जनता पार्टी में आए तो बिकाऊ हो गए, आपके यहाँ वर्षों तक थे वो तो टिकाऊ थे। ये जो बातें आप करते हैं जनता के गले नहीं उतरती है। जनता ये सब देख रही है कि अभी बिकाऊ टिकाऊ कौन गद्दार। अब अपने साथियों के बारे में ये शब्द प्रयोग मैं नहीं करूंगा, प्रेमचंद गुड्डू जी के बारे में मैं नहीं करूंगा, केएल अग्रवाल साहब के बारे में मैं नहीं करूंगा, सतीश सिकरवार के बारे में। अरे हमारे साथी थे, कल तक हमारे बगल में बैठते थे और तो बड़े अच्छे थे, और आज चले गए तो वो गद्दार हो गए। मुझे लगता है कि ये बातें सोचना ठीक है नहीं है। जिस प्रकार जनता में आपने योजना बनाई, काम ये कागजों में ही रहे आपके, कहीं कहीं कोई नहीं दिख रहा है। अब सुन ले बृजेंद्र सिंह जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। बृजेंद्र सिंह जी आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला मैं, कृपया कर शांति से सुने, यही शालीनता है। मेरा ये कहना है कि सरकार ने 1.25 साल में जो किया हमने देखा। अब आप कह रहे हो ट्रांसफर, अरे आपके ट्रांसफर हुए, सुबह किया, दोपहर में कैंसिल, शाम को तीसरी बार हो गए। ये ट्रांसफर उद्योग शुरू कर दिया था आपने किसानों को कर्जे के केवल सर्टिफिकेट बांट दिए अधूरों को, और उनका पैसा बैंक में पहुंचा नहीं, बैंक उनको पैसा वसूल कर रहा है। 51,000 की घोषणा कर दी, एक बच्ची को नहीं मिला। संबल योजना को आपने समाप्त कर दिया। ये सारी योजनाएं जो सब हुई, अराजकता का वातावरण मध्य प्रदेश में हो गया था। अब इसलिए आपको उम्मीदवार भी कांग्रेस के इन क्षेत्रों में ईमानदारी से नहीं है, आपका खड़ा करेंगे धीरे धीरे, और इसलिए नए लोगों को दे रहे हैं या जो हमारे यहाँ से आ रहे हैं उनको दे रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कांग्रेस को अपना चुनाव लड़ना है, उनको करना चाहिए। लेकिन यहाँ डिबेट में नहीं, मन में स्वीकार करके जी मेरा कहना है कि उनके पास उम्मीदवार है नहीं। ईमानदारी की बात है, और उसका कारण भी है कि कांग्रेस जिनके भरोसे, हाँ वही मैं कह रहा हूं कि कोई कांग्रेस के पास खुद के उम्मीदवार जो थे वो सब सिंधिया जी के साथ थे, और सिंधिया जी के नाम पर वहां कांग्रेस चलती थी। 2018 का चुनाव प्रवीण जी ने आपने कवर किया है, तो इनके भाई साहब ले गए ना, दोनों जगह के एप्लीकेबल है का चेहरा रखकर इनके भाई साहब ले गए। हाँ, तो वो मेरे ही कहना है कि वहां थे ही इनके, और सिंधिया जी के ही थे। सिंधिया जी ने कांग्रेस हो, कांग्रेस ने सिंधिया। ठीक है, हेमंत जी का एक बार रुक कर लेते हैं, एक बार हेमंत जी का पर्याप्त वक्त दिया मैंने आपको। उमाशंकर जी एक बार हेमंत जी का रुक कर लेते हैं। हेमंत जी, लाल सिंह आर्य, दीपक जोशी, जयभान सिंह पवैया, राजेंद्र दादू, इमरती देवी, जिनका लगातार लोग विरोध करते रहे, मतलब कांग्रेसियों भाजपाइयों का तो पूरा वक्त उनका विरोध करने में गया। ये आपको लगता है कि ये जो सब फैक्टर होगा कि वो लोग जिनकी पूरी सियासत जिस व्यक्ति का विरोध करने में गई, अब उसके लिए वोट मांगना, आपको लगता है कि बहुत आसान होगा दोनों पार्टियों के लिए और खासतौर पर बीजेपी के लिए? देखिए, होना तो मुश्किल चाहिए प्रवीण जी, लेकिन करना तो पड़ रहा है। और आप देखिए कि ये न सिर्फ सिंधिया जी की बात है, अगर आप इंदौर की बात करें तो पिछले दिनों जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर आए थे तो वो कैलाश विजयवर्गीय जी के घर गए, बाकी नेताओं के घर गए। ये अब कैलाश विजयवर्गीय जी और आपका ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो है, इनकी जो लंबे समय तक एक चलती रही, एक प्रतिद्वंद्विता चलती रही, चाहे वो क्रिकेट की हो या पॉलिटिकल वो हो, तो ये अब मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इसका कोई मामला बचा नहीं है। मतलब अब बीजेपी को भी पता है कि अगर किसी भी हालत में दोबारा सरकार में आना चाहती है तो उनके लिए भी मरो या मारो वाली स्थिति है। तो सब एक होकर, सबको चाहे आप पसंद करते हो नहीं करते हो, उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। और वही स्थिति कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, कांग्रेस के पास ये आखिरी ऑप्शन है। मैं बिल्कुल साफ साफ बात कह रहा हूं, कांग्रेस के पास ये आखिरी ऑप्शन है। अगर इन चुनाव में अगर कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाती तो कांग्रेस के लिए आगे और मुसीबतें होने वाली, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो जिस समय कांग्रेस सरकार में आई 2018 में,
उस समय मैं कांग्रेस लंबा को- बार आपका जवाब उस लेना समय चाह रहा था, कांग्रेस लेकिन वक्त हमको इजाजत नहीं देता। इतनी ही चर्चा के लिए वक्त मुकर्रर है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हेमंत जी बात कर रहे हैं बहुत दिलचस्प है कि कांग्रेस के लिए है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और बीजेपी के लिए भी एक भी सत्ता में रहना है तो हर हालत में सबको सहना है। तो जो जो लोग आते जाएंगे या जो जो लोग साथ आते जा रहे हैं, मन मिले ना मिले, माफ कीजिए, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहना है। अब जो कुछ भी तय होगा वो तय होगा इलेक्शन के जब नतीजे आ रहे होंगे तब, कि कितने लोग साथ थे, क्या वाकई साथ थे, और क्या जो दावा विजयन जी कर रहे थे कि वोटर जो है वो तय कर देगा, तो क्या वाकई वोटर कुछ तय करेगा, या फिर उमाशंकर जी का जो दावा था कि बिल्कुल हम हर हाल में वापस आ रहे हैं, कैंडिडेट हमारे सब मुस्तैद है, सब कुछ तय करेगी पब्लिक, और जनता बहुत बड़ी निर्णायक होती है, वही तय करेगी। तो हमको इंतजार करना पड़ेगा तब तक का जब तक नतीजे नहीं आते। और आज की इस चर्चा में इतना ही है। अभी तो कल इसी वक्त माफ कीजिए, किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।